हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी फार्माकोलॉजी सेकंड चल रही थी हम 5th सेमेस्टर में। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था वो था एंटी एंजाइनल ड्रग। तो यहाँ तक कि आप पिछली वीडियोस को देख लेना, प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, तो उनके भी हम लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, उनको भी देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो है ना हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है एंटी आरिथमिक ड्रग, कि ये होती क्या है और ये आरिथमिया क्या होती है, पहले हम उसको समझेंगे। फिर उसके बाद में इनको हम क्लासीफाई करेंगे एंटी आरिथमिक ड्रग को, देन उनकी पूरी फार्माकोलॉजी यानी कि मोड ऑफ एक्शन वगैरह देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्टली शॉर्ट में आता है कि आरिथमिया क्या होती है, उसके कॉजेज बताइए, या इस टाइप से आ जाता है कि एंटी आरिथमिक ड्रग जो है वो एनलिस्ट कीजिए या उनका क्लासिफिकेशन कीजिए। ठीक है, तो देखने वाले हैं इसको डिटेल में। लास्ट में जो है एक और टॉपिक हमारा बचा हुआ है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमारी पूरी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं। एंड इसके अलावा जो ये जो नोट्स हैं यहाँ पे जो हैंड रिटन लिखे हुए हैं, इनको आप फार्मेसी वाले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है ना वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो बात करते हैं, देखिए सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी आरिथमिक ड्रग। देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से हम समझेंगे। और यहाँ पे जो है ना, जो आपने फर्स्ट वीडियो जो समझी थी स्टार्टिंग, जो हमारा इंट्रोडक्शन था और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना ताकि ये जो लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सिंपली बात करें एंटी आरिथमिक ड्रग, तो यहाँ पे ना हम वर्ड को ही ब्रेक करते हैं कि एंटी का मतलब होता है अपोज करना, यानी कि उसके अगेंस्ट। एंड आरिथमिक बोले तो आरिथमिया, यानी कि ऐसी ड्रग जो आरिथमिया के अगेंस्ट होती हैं या कहें तो आरिथमिया को ठीक करने का काम करती हैं, तो वही हमारी एंटी आरिथमिक ड्रग कही जाएंगी। यहाँ पे जो आरिथमिया जो है मैंने यहाँ पे लिख रखा है इर्रेगुलर हार्ट बीट, यानी कि जब हमारी हार्ट की जो बीट है वो इर्रेगुलर हो जाती है तो हमको एक डिसीज़ हो जाती है, जिसको हम आरिथमिया बोलते हैं। तो ये हमारी हार्ट की प्रॉब्लम है। तो अभी तक जो हमने देखा था, जैसे कि यहाँ पे पहले देखा था हमने CHF, तो वो हमारी हार्ट की एक डिसीज़ थी। ठीक है, ऐसे ही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि हमारे BP जब बढ़ जाता था उसको ठीक करती थी। ऐसे ही एंजाइना जो थी वो चेस्ट पेन जिसको हम बोलते हैं, वो भी हार्ट की डिसीज़ थी। ऐसे ही आरिथमिया जो है वो भी हार्ट की डिसीज़ है। और नेक्स्ट जो हमारी हाइपरलिपिडीमिया जो होगी वो भी हमारी हार्ट की ही डिसीज़ होगी। तो वो जो हार्ट की डिसीज़ है हम उनको समझ रहे हैं और उनमें कौन सी मेडिसिन यूज़ हो रही है वही हम यहाँ पे सारा कुछ पढ़ रहे हैं। तो सिंपल बोले तो एंटी आरिथमिक ड्रग, आप खुद भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी ड्रग जो आरिथमिया को ठीक करने का काम करती हैं वही हमारी एंटी आरिथमिक ड्रग कही जाएंगी या कही जाती हैं। तो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट आरिथमिया आर कॉल्ड एंटी आरिथमिक ड्रग। ठीक है, अब हमने इसी को डिटेल में समझना है कि आखिर ये आरिथमिया क्या है। देखिए अगर हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमको बीमारी क्या है और वो किस रीजन से हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। तो समझते हैं कि आखिर ये आरिथमिया है क्या और ये कैसे होता है। तो देखिए हम वर्ड को यहाँ भी ब्रेक करते हैं, आर प्लस रिथमिया। आर का मतलब यहाँ पे इर्रेगुलर, इर्रेगुलर कहने का मतलब है कि कम या फिर ज़्यादा हो जाना, मतलब कि नॉर्मल जो चीज़ है उससे ज़्यादा या कम हो जाए तो उसको हम इर्रेगुलर बोलते हैं। एंड रिदमिया का मतलब है यानी कि रिदम ऑफ हार्ट बीट, यानी कि जो हमारा हार्ट जो बीट करता है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था या आपको मालूम भी होगा कि जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, यानी कि हमारा हार्ट जो है 72 बार धड़कता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो ये जो ना एवरेज होता है। अगर इससे ज़्यादा हमारा हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लग जाए, 1 मिनट में 90 बार 100 बार धड़कने लग जाए, तो उसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर हार्ट बीट। इसके अलावा अगर वो बहुत ही कम धड़के, 50 बीट पर मिनट धड़के, 40 बीट पर मिनट धड़के, तो वो भी हमारी इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। तो सिंपल ये वर्ड ही आपने क्लियर कर लेना है कि आर बोले तो इर्रेगुलर एंड रिदमिया बोले तो रिदम में बदल जाना या तो रिदम का बिगड़ जाना। तो सिंपल आप लिख सकते हैं ए कंडीशन व्हेन हार्ट बीट्स आर इर्रेगुलर या एबनॉर्मल इज कॉल्ड आरिथमिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल वही चीज़ लिखी है कि नॉर्मली जो हमारा हार्ट जो है वो जो बीट करता है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस और ध्यान देने वाली है कि देखिए जैसे कि हमने अभी बोला कि हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स एवरेजली ये जो है मतलब बीट करता है। अगर हमारी जो हार्ट रेट है अगर 72 टाइम्स की जगह 75 हो गई
या 80 होगी, तो क्या इसको हम अरिदमिया बोलेंगे? नहीं, इसको हम अरिदमिया नहीं बोलेंगे। देखिए आप समझो कि जैसे कि हम भाग करके आते हैं, दौड़ करके आते हैं, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मली भी बढ़ जाती है, 72 टाइम्स से 80 टाइम्स, 85 टाइम्स वो पहुंच जाती है। ऐसे ही कोई हम बुरी खबर सुनते हैं तब भी हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, या कई बार घबराहट हो जाती है किसी रीज़न से, तब भी हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक लिमिट दे रखी है कि अगर जो हमारा जो हार्ट है वो 60 से 90 बीट के एवरेज, मतलब इसमें लिमिट में अगर वो धड़कता है तो उसको हम अरिदमिया नहीं बोलेंगे। अगर इससे ज़्यादा धड़कता है, लाइक जैसे कि 90 की जगह अगर वो 100 टाइम्स पर मिनट धड़कने लग जाए, या 60 की जगह वो 55 पर मिनट धड़कने लग जाए, तो इसको हम बोलेंगे अरिदमिया, है ना। तो यहाँ पे रेंज दे रखी है मैंने कि नॉर्मली जो हमारा हार्ट है वो जो बीट करता है वो 72 टाइम्स करता है, और इसकी जो बीट रेंज वो इतनी होती है। और आगे एक और चीज़ लिखी है कि इफ़ लो बीट्स, यानी कि अगर जो हमारी हार्ट की जो बीट है वो 60 से भी कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडी बोले तो लो हो जाना, कम हो जाना, कार्डिया बोले तो यानी कि हार्ट की बीट। एंड दूसरा, अगर हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाती हैं, यानी कि 90 से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। क्लियर होगी इतनी चीज़? तो ये था हमारा अरिदमिया। अब हम समझते हैं इसके कॉजेज़ क्या है, कि आखिर हमें अरिदमिया बोलते हैं इर्रेगुलर हार्ट बीट क्यों हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो कॉज है ना, देखिए वो लिखा है यहाँ पे, डिस्टरबेंस इन इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कि अगर हमारे हार्ट में इम्पल्स अच्छे से जनरेट नहीं हो रहा है, या उसका कंडक्शन में डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आपको अरिदमिया की प्रॉब्लम देखी जाएगी। देखिए अभी हमने देखा कि हमारा जो हार्ट है अगर वो इर्रेगुलर बीट करता है तो उसको हम अरिदमिया बोलते हैं। तो हमने पहले यही समझना है कि आखिर हमारा हार्ट बीट कैसे करता है, क्योंकि उसको अगर हम समझेंगे तभी तो हमको क्लियर होगी कैसे स्पीड बढ़ जाती है और कैसे स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, हम पहले पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते हैं कि जस्ट मैं यहाँ पे हार्ट बना देता हूँ, लाइक जैसे कि इस टाइप से हार्ट होता नहीं है। आप समझ लीजिए कि हमारे हार्ट के यहाँ पे 4 चैम्बर हैं। ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, आपको पता होगा जैसे कि जब हमने जो फर्स्ट वीडियो जो यहाँ पे कवर करी थी, हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, तो हमने वहाँ पे यही समझा था कि हमारा हार्ट कैसे बीट करता है, कैसे धड़कता है। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो होता है, ये जो आपका राइट एट्रियम जो है, यहाँ पे एस ए नोड होता है। एस ए नोड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पल्स जनरेशन, यानी कि इम्पल्स यहीं से जनरेट होता है। इसके नीचे जो है यहाँ पे एक ए वी नोड होता है, जो कि ये फर्दर ऐसे नोड से जो इम्पल्स जो जनरेट हुए हैं वो हमारे ए वी नोड में आते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में जो एक लेयर जो नज़र आ रही है ना, इसको हम सेप्टम बोलते हैं, जो कि डिवाइड करते हैं चारों चैम्बर को। तो यहाँ पे ना कुछ इस टाइप से ये आपको फाइबर से नज़र आते हैं, और इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, थोड़ी सी ना अपनी पुरानी चीज़ रिकॉल करनी है, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, और ये जो इसकी दीवारें हैं, या तो जो मायोकार्डियम जो सेल हैं सारी, इस पर जो है हमारे पुरकिंजे फाइबर लगे होते हैं। ये इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे पुरकिंजे फाइबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि हार्ट हमारा बीट कैसे करता है, सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होता है एस ए नोड से। एस ए नोड से जैसे ही इम्पल्स जनरेट हुआ वो ए बी नोड की तरफ जाएगा, और ए बी नोड से जो है वो आपकी बंडल ऑफ हिस में जाएगा, और बंडल ऑफ हिस के बाद में वो पुरकिंजे फाइबर में पूरी तरीके से फैल जाएगा। जैसे ही सब जगह वो कंडक्ट हो जाएगा, कंडक्शन उसका हो जाएगा, तो हमारे जो वेंट्रिकल्स जो है और एट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने लग जाते हैं। क्लियर हुआ? अगर क्या हो कि यहाँ से हमारे इम्पल्स एक तो जनरेट ही ना हो, या तो कम कम जनरेट हो, या बहुत ज़्यादा जनरेट होने लग जाए, तब भी हमारी हार्ट बीट चेंज हो जाएगी, तब भी हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कम या ज़्यादा हो जाएगा। या फिर यहाँ पे जो इम्पल्स जनरेट हुआ है वो जनरेट तो हो रहा है, लेकिन वो कंडक्ट नहीं हो पा रहा, वो सब जगह पहुँच नहीं पा रहा, तब भी हमारी हार्ट बीट कम हो जाएगी। या बहुत ही ज़्यादा कंडक्ट हो रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाएगी। तो क्लियर हुआ? तो पहला जो मेन कॉज जो आपने ध्यान रखना है अरिथमिया को कॉज करने वाला, वो यही है, यानी कि डिस्टर्बेंस इन इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कि जब भी इम्पल्स जनरेट अच्छी तरीके से नहीं होता है या कंडक्शन में दिक्कत आती है तो अरिथमिया देखी जाती है। दूसरा जो रीज़न है वो है हाई ब्लड प्रेशर। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी बीपी बढ़ जाता है तो आपका जो हार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपकी ब्लड वेसल्स भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं और बहुत प्रेशर के साथ में आपका ब्लड बहता है, तो उसकी वजह से भी आपको अरिथमिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। तीसरा जो कॉज है ना वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है हार्ट में, अगर वहाँ पे कोई प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, लाइक कि हमारी कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे आपके लिपिड वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ दिक्कत हो जाती है, तब भी उसकी वजह से क्या है बीपी बढ़ने लग जाता है और ये आपको प्रॉब्लम देखी जाती है अरिथमिया की। इसके अलावा एक और रीज़न है वो है इस्चमिया, जिसको हम रिड्यूस ब्लड फ्लो बोलते हैं, कि जब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है,
यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तब भी आपको जो है ये आर्जिमिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न यही है कि इम्पल्स अच्छी तरीके से जनरेट नहीं हो रहा है या उसका कंडक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ आर्जिमिया। कौन कौन से सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। एक है फैटिगी और वीकनेस। सबसे पहले आपको थकान महसूस होगी, क्योंकि आप जैसे कि जस्ट एज्यूम करो कि आपके पीछे ना कुत्ता एक दौड़ने लगा है और आप भाग रहे हैं, तो आपकी हार्ट रेट कितनी तेज़ हो जाती है, तो थोड़े आप थक भी जाते हैं, घबरा जाते हैं, मतलब पूरा एकदम कंट्रोल खो देते हैं और स्वेटिंग वगैरह, पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो ये सिम्टम वही आर्जिमिया के सिम्टम कहे जाएंगे। तो पहला है वीकनेस, दूसरा है चेस्ट कंफर्ट, आपके चेस्ट में दर्द सा भी होने लग जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत आती है, जबकि सांसें चलने लग जाती हैं बहुत तेज जब आप भाग करके आते हैं। तो सेम वही कंडीशन है, आपको पसीने भी देखने को मिलेंगे, डिजीनेस, आपको चक्कर भी आएंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वो है घबराहट। घबराहट सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तो अभी हमने समझा कि आर्जिमिया क्या है और इसके कॉजेज और सिम्टम क्या है। अब बात करते हैं कि आर्जिमिया हमने कॉजेज उसके समझ लिए, अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, यानी कि वही तो फार्माकोलॉजी कही जाएगी, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो सिंपल हमारी हेडिंग यहाँ पे डाली जाएगी, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी आर्जिमिक ड्रग। ठीक है। तो देखिए, आपने जब ये फर्स्ट लेक्चर जो देखा था यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, में इसी वजह से बोल रहा था कि ये आपने ज़रूर से ध्यान रखना है, ये आपने रिकॉल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपने ये समझा होगा, यानी कि कैसे हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसे इम्पल्स जनरेट होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम रिकॉल करते हैं और देन क्लासिफिकेशन देखते हैं अपनी एंटी आर्जिमिक ड्रग का। तो यहाँ पे देखिए, जो इम्पल्स जो जनरेशन जो स्टार्ट होता है वो ऐसे नोड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सपोज हम इतना पार्ट ही कट करते हैं हमारी कार्डियक मसल का, तो कार्डियक सेल का, और इसको ना थोड़ा हम बड़ा करके यहाँ पे इस टाइप से दिखाते हैं कि ये जो देखोगे ये हमारी कार्डियक सेल है। ठीक है। अब इसमें ना कुछ चैनल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है हमारा यहाँ पे सोडियम आयन चैनल है। ठीक है। और इधर मैं दिखा देता हूँ हमारा पोटेशियम चैनल है, सेल के मतलब कि आर पार इससे हमारे आयन्स जाते हैं। एक तरफ हमारा कैल्शियम आयन चैनल है। ठीक है। एक तरफ हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप भी ये होता है। तो देखो समझो, जब हमारा इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ है, बिल्कुल रेस्टिंग फेज में हमारा हार्ट है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये हमारी सेल है कार्डियक सेल, ये इसका इंट्रासेलुलर पार्ट, ये एक्स्ट्रा सेलुलर। तो देखिए, सेल के बाहर हमेशा सोडियम आयन होते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 3 सोडियम आयन है और इनका जो रेशियो है वो कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि 3 सोडियम आयन अंदर हो गए और पोटेशियम आयन 3 सोडियम आयन बाहर हो गए और पोटेशियम आयन हमारे अंदर होते हैं। तो इसके 2 पोटेशियम आयन हमारे अंदर हो गए, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर। तो टोटल एवरेज निकालेंगे तो बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया और सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो सेल है वो पोलराइज्ड होती है, इसको हम पोलराइज्ड बोलते हैं, मतलब कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब देखिए, हमारे इम्पल्स जनरेशन स्टार्ट कैसे होता है। यहाँ पे हमारा ऐसे नोड है। सबसे पहले जो ऐसे नोड की खासियत समझो कि ये जो है ना खुद ब खुद अपना इम्पल्स जनरेट करते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे ब्रेन पे डिपेंड नहीं करता। इसी को हम ऑटोमेटिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि खुद ब खुद इम्पल्स जनरेट करना। तो ऐसे नोड क्या करेगा, सबसे पहले हमारा एक स्टिमुलस भेजेगा, स्टिमुलस, और स्टिमुलस जैसे ही मिलता है तो हमारे जो आयंस जो है वो सेल के जो आर पार जो है वो आने जाने लग जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन में यहाँ पे चेंजेस होने लग जाता है। अब होता क्या है, जैसे स्टिमुलस मिलेगा तो हमारा जो सोडियम आयन जो चैनल है ये ओपन होगा और इससे सपोज करो कि यहाँ पे जो है हमारे 2 सोडियम आयन हमारे सेल के अंदर एंटर कर गए, एक ये आ गया और एक हमारा ये आ गया। तो बाहर कितने बचे, बाहर केवल एक ही बचा और 2 हमारे अंदर आ गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि पहले जो है बाहर पॉजिटिव चार्ज था, पहले बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज था। अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि बाहर एक ही सोडियम बचा तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज और अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। पहले था पोलराइजेशन, मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज बाहर था, नेगेटिव चार्ज अंदर था, अब जस्ट अपोजिट हो गया, इसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। ये सबसे पहली स्टेप होती है इम्पल्स जनरेशन की। इसको हम ग्राफ में कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमने दिखा रखा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए, जो ये आपकी जो मेम्ब्रेन जो होती है, इसके आर पार जो ये आपके आयंस जो होते हैं ना, इससे एक पोटेंशियल मेंटेन रहता है, क्योंकि रेस्टिंग फेज में जो पोटेंशियल जो होता है वो -90 होता है। ठीक है। मतलब जब कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमारे सोडियम आयन जो है एंटर करते हैं तो इसका जो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव से बढ़ करके प्लस में पहुँच जाता है, पॉजिटिव में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने दिखा रखा है, इस तरफ हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो कि स्टार्टिंग में -90 है, -70, 60, 50 और ये ऊपर पॉजिटिव में होता जा रहा है। इधर हमने टाइम दिखा रखा है।
तो स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि हमारा जो ये मतलब कि जैसे ही सोडियम आयन इन करते हैं, जैसे कि Na+ इन, तो वहाँ पे होता है डीपोलराइजेशन, इसको हम फेज 0 बोलते हैं। और उसके तुरंत बाद जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बढ़ने लग जाता है और वो पॉजिटिव में पहुँच जाता है। जैसे ही यहाँ पे हमारा ये डीपोलराइजेशन होता है, हमारा हार्ट जो है, हमारा वो सेल जो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। ये हो गया फेज 0, मतलब एक स्टेप हमारी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वो कंप्लीट हुई। ठीक है, अब हमारी सेकंड स्टेज होती है। मैं सेकंड स्टेज को दूसरी जगह दिखा देता हूँ वरना घिचपिच होगा। तो अभी देखिए क्या था, बाहर हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया है और अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया है। और वो क्यों हुआ है, क्योंकि अंदर जो है हमारे 2 सोडियम आयन एंटर कर गए हैं इसकी मदद से, सोडियम चैनल की मदद से, और ऑलरेडी हमारे 2 पोटेशियम आयन भी अंदर है। ठीक है, और मैंने बताया था कि यहाँ पे एक हमारा पोटेशियम आयन चैनल भी होता है। तो अब पुरानी अवस्था में वापस पहुँचाने के लिए अब ये पोटेशियम आयन क्या करते हैं, ये पोटेशियम चैनल से बाहर निकलने लग जाते हैं। अब देखिए पहले एक सोडियम हमारा ऑलरेडी बाहर है, अब 2 पोटेशियम और हमारे बाहर आ गए इस चैनल की मदद से। ये आपको नज़र आ रहा है। तो अब होगा क्या, दोबारा से यहाँ पे अंदर जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों पोटेशियम बाहर पहुँच गए और बाहर जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाए, मतलब कि जैसे पुरानी अवस्था थी उसी में ही वापस से पहुँच गया। इस फेज़ को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, पहले डीपोलराइजेशन हुआ, अब ये जो है रीपोलराइजेशन हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमने दिखा रखा है, इसको हम फेज़ 1 बोलते हैं। फेज़ 1 में क्या है, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन, क्लोराइड चैनल मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, मोस्टली पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जाते हैं, आउट होते हैं, और उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप आती है हमारा फेज 2, जिसमें क्या होता है हमारा जो, यहाँ पे मैं आपको दूसरी तरफ दिखा देता हूँ कि अब क्या बचा, हमारे सेल के अंदर 2 सोडियम आयन है, सेल के बाहर 1 सोडियम आयन है, प्लस 2 हमारे पोटेशियम आयन है। ठीक है, जस्ट हम 2-2 और 3-3 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे कैल्शियम आयन चैनल भी होता है। अब कैल्शियम आयन चैनल की मदद से कुछ कैल्शियम आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो बहुत धीमे धीमे, मतलब बहुत फास्ट नहीं, आपने ध्यान रखना, बहुत धीमे धीमे से एंटर करते हैं। लाइक जैसे कि 1-2 हमारे यहाँ पे कैल्शियम आयन ये एंटर कर गए। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ने लगेगा, मतलब कि दोबारा से डीपोलराइजेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है ये मेंटेन करने की कोशिश करता है डीपोलराइजेशन को। यहाँ पे हमने सीधी रेखा दिखा रखी है, कैल्शियम पे हमने इन कर रखा है, मतलब कि वो एंटर करता है सेल के अंदर। इसको हम प्लेटो फेज भी बोलते हैं, मतलब कि मेंटेन करके रखता है। उसके बाद देखिए तीसरा फेज स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन या तो रैपिडली रीपोलराइजेशन। कि यहाँ पे देखिए हमारी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयंस ऑलरेडी होंगे, तो वो जो है ना पोटेशियम चैनल की मदद से बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लग जाते हैं, बार बार बाहर निकलने लग जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन बाहर आ जाते हैं, ताकि बाहर जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज रहे और अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज रहे। तो इससे क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल जो होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो लगातार घटने लग जाता है, और उसी को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इस टाइम पे जो हमारा हार्ट है वो रिलैक्स करने लग जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे रिलैक्स करने लग जाता है, और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना कम हो जाता है कि पुरानी अवस्था में पहुंच जाता है जितना पहले था, यानी कि -90 रेस्टिंग फेज में पहुंच जाता है। ये हमारी लास्ट की स्टेप है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके ख़त्म हो गया, मतलब कि एक हमारा एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे हमारा इम्पल्स जनरेट होता है ऐसे नोड में। अब क्या हो कि यहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए, लाइक जैसे कि अगर हमारे सोडियम जो चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाए, बहुत ज़्यादा हमारा डीपोलराइजेशन हो जाए, यानी कि जल्दी जल्दी से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, तो जल्दी जल्दी से हमारा हार्ट बीट करेगा, तब आपको अरिथमिया देखी जाएगी। अगर वहाँ पे हमारे कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए यहाँ पे, तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखी जाएगी। पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाएगी। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो हमारी ड्रग है वो इन्हीं चैनल्स पे, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम आयन चैनल पर ही काम करने वाली है। तो ये थोड़ा बेसिक था, ये हमने ना एक्चुअली में पहले ही कवर कर लिया था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में। मेरा गला थोड़ा बैठने से लग गया है, आप इसको मेंटेन कर लेना, मतलब कि एडजस्ट। तो यहाँ पे देखिए इसी के बेसिस पे जो हमारी एंटी आरिथमिक जो ड्रग है वो 4 क्लासेस में डिवाइड की जाती हैं। एक है क्लास 1, जिसको हम सोडियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं, जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती हैं, वही जो अभी मैंने यहाँ पे आपको कार्डियक सेल में दिखाए थे। दूसरी हमारी है क्लास 2, जिसको हम बीटा ब्लॉकर बोलते हैं। बीटा ब्लॉकर हम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए मैंने एक आपको कॉज बताया था कि जब भी आपका बीपी बढ़ जाता है तो वो भी एक कॉज होता है आरिथमिया का। तो अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें तो आपकी जो प्रॉब्लम है आरिथमिया की, वो भी कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड हमारी क्लास है बीटा ब्लॉकर।
थर्ड हमारी क्लास है वो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जो यहाँ पे हमारे पोटेशियम चैनल थे ये इनको ब्लॉक करके काम करते हैं। एक है हमारी क्लास 4 जिसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं, वो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके काम करते हैं। ठीक है, इन सभी का काम आपको क्लियर हो गया कि सोडियम चैनल का काम क्या था, पोटेशियम चैनल का काम क्या था, कैल्शियम चैनल का काम क्या था, और उनको हम क्यों ब्लॉक कर रहे हैं मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो हमारी क्लास 1 की जो ड्रग हैं उनको भी हम फर्दर 3 क्लासेज में सब डिवाइड करते हैं। एक है क्लास 1A, एक है क्लास 1B, एक है क्लास 1C। क्लास 1A जो होती है वो इंटरमीडिएट एक्शन शो करती है, वो ना तो ज़्यादा ही इफेक्टिव होती है और ना ही कम इफेक्टिव होती है। तो एग्जाम्पल इसकी क्यूनिडीन है, प्रोकेनामाइड है और डिसोपायरामाइड है। क्लास 1B जो है वो बहुत ही वीक होती हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। एग्जाम्पल इसकी फेनिटोइन है, लिग्नोकेन है एंड मैक्सिलेटीन है। लास्ट में है क्लास सी जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन शो करती हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। इसकी फ्लेकेनाइड है, एनकेनाइड है, प्रोफेनोन है। तो ये हमारी सारी सोडियम चैनल ब्लॉकर होगी। अब सेकंड हमारी बीटा ब्लॉकर के एग्जांपल इसकी प्रोप्रेनोलोल है, एटेनोलोल है एंड स्मोलोल है। थर्ड हमारी हमारी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है जिसके एमिडारोन है, सोटालोल है एंड ब्रेटाइलियम है। तो ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती हैं। लास्ट में हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि 2 हैं, वो है बेरापेमिल एंड डिल्टाइजिम। तो ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके काम करते हैं। अब बारी बारी से इनका हम मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि वो कैसे काम करेंगे, कैसे हमारे इन चैनल को ब्लॉक करेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं क्लास 1 जो हमारी ड्रग है सोडियम चैनल ब्लॉकर, जिसकी नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारी ड्रग है ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके काम करेंगी। तो पहले स्टार्टिंग में आपने कैसे लिखना है कि ये जो हमारी ड्रग है मोस्टली ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है अरिथमिया को, मतलब कि ज़्यादातर जो है ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, यही यूज़ की जाती है अरिथमिया को ठीक करने में। क्यूनिडीन, फेनिटोइन, फ्लेकेनाइड इसके एग्जाम्पल हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें जिसकी नेम ही इंडिकेट कर रहा है सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो ये जो हमारी मायोकार्डियम जो सेल होती है, जिसकी मैं दोबारा से यहाँ पे आपको बना देता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे सोडियम जो चैनल्स होते हैं ये उनको ब्लॉक कर देती हैं। अब जैसे ही सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो यहाँ पे जो हमारे सोडियम आयंस हैं वो सेल के अंदर एंटर ही नहीं करेंगे, मतलब कि डीपोलराइजेशन नहीं होगा। जो हमारी फर्स्ट स्टेप जो हो रही थी वो यहाँ पे, अगर देखिए जस्ट एज्यूम करो कि हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ट रेट है, मतलब कि हार्ट रेट क्यों ज़्यादा होगा, जब एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट होगा। और एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट क्यों होगा, जब हमारे सोडियम आयंस जो है सेल के अंदर बहुत तेज़ी से एंटर करेंगे। क्या हो कि अगर हम उन्हीं सोडियम आयंस को ब्लॉक कर दें तो यहाँ पे जो है सोडियम आयंस ही एंटर नहीं कर पाएंगे सेल के अंदर, यानी कि डिक्रीज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द सेल, और उससे आपका डीपोलराइजेशन कम हो जाएगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, एक्साइटेबिलिटी या तो जो आपका कंडक्शन रेट है और कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा था हार्ट में वो भी कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसकी वजह से। एंड आपका जो हार्ट रेट जो काफ़ी तेज़ था पहले, टैकीकार्डिया जो आपको हो रखा था, वो यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मायोकार्डियम सेल ही दिखा रखी, केवल हमने सोडियम चैनल ही यहाँ पे दिखाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये ना सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी ताकि सोडियम चैनल सेल के अंदर एंटर ना करे। मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ड्रग है जो कि इसको ये ब्लॉक कर रही है। अब बात करते हैं इसकी सब क्लासेज जो हैं, जिसकी क्लास 1 जो है क्लास 1A जो है, क्लास 1B, क्लास 1C। क्लास 1A जो है वो हमारी इंटरमीडिएटली डिसोसिएट होती है, मतलब कि जो आपका ये सोडियम चैनल को जो ब्लॉक करती हैं वो ब्लॉक तो करती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं करती हैं और बहुत ही कम भी नहीं करती, मतलब कि मीडियम रहती हैं। इंटरमीडिएट डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन कहने का मतलब है एक तरीके से उनका मेटाबॉलिज्म। तो एग्जाम्पल इसकी क्यूनिडीन है, प्रोकेनामाइड है, डिसोपायरामाइड है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो इनका एक्शन इंटरमीडिएट एक्शन हो गया। दूसरी हमारी क्लास 1B जो कि लेस इफेक्टिव होती हैं। इनका रीज़न है क्योंकि ये फास्टली डिसोसिएट हो जाती हैं, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सोडियम चैनल को ब्लॉक नहीं करती। एग्जाम्पल लिग्नोकेन है, फेनिटोइन है एंड मैक्सिलेटीन है। लास्ट में है क्लास 1C। ये ना स्लोली डिसोसिएट होने की वजह से काफ़ी देर तक अपना असर दिखाती है, इनका एक्शन हाई होता है। एग्जाम्पल इसकी लोरकेनाइड है, फ्लेकाइनाइड है एंड प्रोफेनोन है। क्लियर हो गया। सेकंड जो हमारी क्लास है वो है क्लास सेकंड जो कि हमारी बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी ड्रग जो कि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करेंगी वो हमारी बीटा ब्लॉकर कही जाएंगी। आपने जब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देखी थी वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी वजह से ही आपका बीपी बढ़ता है, या बोले तो आपका जो हार्ट जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बीटा जो रिसेप्टर्स हैं उनका भी रोल होता है। क्या हो कि उनको ही हम ब्लॉक कर दें तो वहाँ पे जो हमारा एपिनेफ्रिन जो बाइंड होने वाला था अपने रिसेप्टर से वो बाइंड नहीं होगा। तो सिंपल लिखना है कि दिस ड्रग वर्क्स बाय ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर एंड एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन।
एंड उसकी वजह से होता क्या है, अगर हम इनको ब्लॉक कर देते हैं तो एक तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी घट जाती है, मतलब कि हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। साथ के साथ जो इम्पल्स जो जनरेट जो हो रहा था बहुत तेज़ी से, वो कम तेज़ी से यहाँ पे जनरेट होगा। लास्ट में कंडक्शन रेट भी यहाँ पे कम हो जाएगा, जो कि हमने वही करना था। और आपकी जो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है वो यहाँ पे कंट्रोल हो जाएंगे। एग्जाम्पल ड्रग जैसे कि प्रोप्रेनोल है, एटेनोल है, स्मोलोल है। तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड वो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करके काम करती हैं। अब जस्ट एज्यूम करो कि यहाँ पे जो थर्ड स्टेप जो थी हमारी, यहाँ पे पोटेशियम आयंस जो है सेल के बाहर मतलब कि बाहर जा रहे थे, सेल से निकल करके बाहर जा रहे थे, वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो रहा था। अगर उनको हम बाहर नहीं जाने दें तो क्या होगा कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि हमारे एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं और उसी वजह से हार्ट रेट बढ़ रही है। तो हमने एक्शन पोटेंशियल की जो फ्रिक्वेंसी है ना उसको कम करना है। तो अगर हम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने में बहुत टाइम लगेगा, जो कि हमने वही कराना है। तो सिंपल लिखना है कि ऐसी ड्रग ये जो है हमारी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, जो कि हमारे कार्डियक सेल में प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से जो है रीपोलराइजेशन जो है जल्दी से नहीं हो पाता है, मतलब कि इट प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पोटेंशियल एंड प्रोलॉन्ग्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देता है। मैंने देखिए आपको बताया था रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। जैसे कि एक एक्शन पोटेंशियल आपका जनरेट हुआ 5 मिनट में, 5 मिनट तो नहीं लगता, जस्ट एज्यूम कर लो वो 30 सेकंड, इतना भी नहीं लगेगा, है ना। 30 सेकंड में आपको एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो दूसरे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने में 30 सेकंड ही लगती हैं। तो ये जो इंटरवल आ रहा है ना, टाइम इंटरवल एक इम्पल्स और दूसरे इम्पल्स जनरेशन में, तो उसी को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। अगर हम इसी ड्यूरेशन को बढ़ा दें, 30 सेकंड की जगह 40 सेकंड कर दें, तो आपकी जो हार्ट रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। तो ये वही काम करती है। इससे क्या होता है, लास्ट में आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एग्जाम्पल इसके एमिडारोन है एंड डोफेटेलाइड है एंड सोटालोल है। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपकी वही कार्डियक सेल है, यहाँ पे सोडियम चैनल है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल है, यहाँ पे आपका पोटेशियम चैनल है। तो हमने पोटेशियम चैनल को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, तो पोटेशियम जो आयंस है वो यहाँ पे बाहर नहीं जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। अब लास्ट में एक और टाइप्स के ड्रग है, वो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये सिंपली जो आपके यहाँ पे कैल्शियम जो आयंस है ये इनको ब्लॉक करेंगे। अब जैसे कैल्शियम आयन एंटर नहीं करेंगे सेल के अंदर तो हार्ट हमारा कम कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैंने देखिए जब CHF पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कैल्शियम आयन की वजह से ही हमारा हार्ट सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब कैल्शियम आयन ही एंटर नहीं करेंगे तो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो घट जाएगी। तो सिंपल मैंने दिखा रखा है कि ऐसी ड्रग जो है ये हमारी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती हैं और कैल्शियम आयन हमारे सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। तो इससे होता क्या है, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो आपको हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो तेज़ी से वो कम हो जाती है। ऑटोमेटिसिटी यानी कि इम्पल्स जो बहुत तेज़ी से जनरेट हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं और कंडक्शन भी कम हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। तो ये है एग्जाम्पल इसकी वेरापेमिल है और डिल्टाइजेम है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा है कि क्या होती है हमारी आरिथमिया, क्या होती है हमारी एंटी आरिथमिक ड्रग, और पूरी तरीके से समझा कि इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी समझ लिया था। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे इस टाइप से क्लियर होता है। अब जो लास्ट वीडियो जो आएगी ना उसमें हम देखेंगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।